तो जैसा कि हम मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 कर रहे हैं, इसी के आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रताएं हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। पहले कितनी थी? 7 प्रकार की थी। और 7वां कौन सा हट गया है? वही देश में कहीं भी संपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। रटेंगे तो देखते हैं अनुच्छेद 19 के तहत मिली स्वतंत्रताएं, यानी कि आपको कौन कौन सी अनुच्छेद 19 के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 19A, वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक माने बोलना, अभिव्यक्ति मतलब बोल करना, अपितु लिख कर या इशारों से कैसे भी आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जैसे कि इशारे में लोग कांड भी करते हैं। चलिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि आप बोलकर या लिखकर या किसी भी प्रकार के इशारे के माध्यम से कोई भी काम कर सकते हैं। और इसी बोलने या लिखने के बारे में बोलता और लिखता कौन है? प्रेस या मीडिया। इसी 19A के तहत किसकी आजादी है? प्रेस की या मीडिया की आजादी। यही बार बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रेस की आजादी किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो अनुच्छेद 19 के तहत आती है। आगे आते हैं 19A के तहत, आगे आते हैं दूसरा अनुच्छेद 19(2), शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हथियार को अपने पास रखे समाज का कोई भी वर्ग किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकता है। ठीक, उसे रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए तो किसान आंदोलन जब बैठा अभी हाल ही में, अब तो खैर समाप्त हो गया है, किसान आंदोलन जब हुआ तो सरकार ने उसे हटाने का प्रयास किया, तो सुप्रीम कोर्ट सामने आया और उसने क्या कहा कि अनुच्छेद 19(2) के तहत शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने या सम्मेलन करने का लोगों को अधिकार प्राप्त है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। आगे आते हैं अनुच्छेद 19(3), संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाना। सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन था, 57वां संविधान संशोधन, यानी कि देश का कोई भी व्यक्ति चाहे तो कुछ लोगों को लेकर कोई संगम बना सकता है, कोई संघ बना सकता है या सहकारी समिति बना सकता है, जो कि अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत आती है। अब अगला आते हैं अनुच्छेद 19(4). अब देखिए यहां से आप 3 चीजें समझ जाइए लाइन से ही कि देश में भैया आप कहीं भी घूम सकते हैं, 4 नंबर। 5 नंबर, देश में आप कहीं भी कोई घर बना के रह सकते हैं, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर, अब घर बना के आप रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ खाएंगे पिएंगे ना। जब खाएंगे पिएंगे तो अपनी आजीविका के लिए कोई भी वृत्ति या व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों पॉइंट देखिए क्या है, या तीनों के तीनों मैं ये कहूं कि सभी के सभी पॉइंट क्या होने चाहिए? आपके कानून सम्मत। समझ गए? कानून सम्मत, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम भूखों मर रहे हैं तो अफीम की खेती कर लें, चरस मर्फिया बेचने लग जाए, आप भूखों मर रहे हैं इसलिए। यानी कानून सम्मत आप व्यापार वृत्ति कर सकते हैं, कानून सम्मत रूप से आप कहीं भी रह सकते हैं। ये नहीं पड़ोसी कानून मतलब कि कुछ भी कहा गया अनुच्छेद 19(5) के तहत हम अब दूसरी जमीन पे कब्जा करके रहने लग जाएंगे। ठीक, कानून सम्मत होना चाहिए। देश में सर्वत्र आबाद संचरण कानून सम्मत होना चाहिए, यानी कि जैसे सरकार ने मना कर रखा हो कि आप नागालैंड में बिना परमिट के नहीं जा सकते हैं, ILP इनर लाइन परमिट के नहीं जा सकते हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं। सिंपल सी बात है। यानी कि देखिए यहां पर भी क्या लगाया गया है, सारे के सारे मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रबंधन लगाया गया है। यानी सरकार एक हाथ से दे तो रही है खुले मन से और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा ले रही है वापस। ठीक, तो ये भी चीज हम ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 19 तक। अब आगे आते हैं अनुच्छेद 21, जीवन के अधिकार की तरफ। तो अनुच्छेद 19 के पश्चात हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। यहां से कौन सा प्रश्न बन सकता है? यहां से कोई प्रश्न डीप में प्रश्न नहीं बनेगा, आपको सिर्फ इतना जानना है इसमें कहा क्या गया है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके संबंध में न्यायालय में कौन कौन सी कार्यवाही की जाएगी, या उस व्यक्ति को कानून के समक्ष किस प्रकार से
प्रस्तुत किया जाएगा या कानून उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में भी अनुच्छेद 20 में बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि कोई पूर्व पद कानून लागू नहीं, यानी कि अगर आप तो अपराध कर ही नहीं सकते। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध आज की तारीख में किया है, ठीक, और संसद उसी अपराध पर, मान लीजिए चोरी करने पर संसद ने कानून बना रखा है कि भाई 2 महीने की सजा होगी, ठीक, और उस व्यक्ति ने आज अपराध कर दिया, चोरी कर ली, उसको सजा हो गई 2 महीने की, ठीक, मतलब जेल चला गया। अब उस पर केस चलेगा और पता चले परसों सरकार कानून बना दे, संसद कानून बना दे कि चोरी करने की सजा अब 6 महीने की है 2 से बढ़ाकर, तो उस व्यक्ति पर जिस दिन उसने कोई अपराध किया है उस दिन का कानून लागू होगा, ना कि 6 महीने जो कि वर्तमान में है कानून वो लागू हो। जिस दिन जो अपराध किया है उसी दिन उस जो कानून बना हुआ है वही लागू होगा। तो यही है, कोई पूर्व पद कानून प्रभावी नहीं। आगे देखिए, दोहरी क्षति नहीं, यानी कि चोरी चाहे 1 रुपए करे चाहे 1 रुपए की 10 बार करे, उस पर और 10वीं बार पकड़ा जाए तो उस पर एक बार में एक ही धारा के तहत कार्यवाही होगी या सजा मिलेगी, यानी कोई दोहरी क्षति नहीं होगी कि 10 बार चोरी की हो तो 2 महीने सजा, तो 10 गुणे 2 बराबर 20 महीने की सजा भुगतो, 2 महीने की मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। स्वाभिशंसन नहीं, इसका सीधा सा मतलब है, अभिशंसन मतलब खुद के विरुद्ध गवाही मान्य नहीं, यानी कि पुलिस आपको मार पीट के कितना भी उगलवा ले, हैं, कितना भी आपसे कह दे, आप खुद के विरुद्ध जो गवाही देंगे यानी बताएंगे, कबूलेंगे, वो न्यायालय मान्य नहीं करेगा, न्यायालय उस पर उसको मान्यता नहीं देता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। बस यही कुछ जानना था, अनुच्छेद 20 में कोई डीप में प्रश्न आएगा नहीं। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक, दैहिक मतलब शरीर, यानी आपके शरीर की और आपके प्राणों की स्वतंत्रता है, ठीक, कि आप अपने शरीर से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कानून सम्मत। यहां पर एक ब्रैकेट में समझ लीजिए कि जितना भी अधिकार दिया गया है वो ब्रैकेट में है, बाहर लिखा है कानून सम्मत। ब्रैकेट से बाहर निकलोगे यानी कानून सम्मत नहीं रह जाओगे तो आपको उसके परिणाम भुगतने होंगे। चलिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपसे आपके प्राण बिना कानून के कोई छीन नहीं सकता है। बिना कानून के मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपके देश में अभी भी फांसी की सजा का प्रावधान है जो कि कानून सम्मत है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी में जो प्रश्न बनते हैं, इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के ही तहत कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन करता गया है, जिसमें सबसे लेटेस्ट है निजता का अधिकार, ठीक। तो ये पूछा जा सकता है निजता का अधिकार किसके तहत आता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। दूसरा, अपनी पसंद की लड़की या लड़के से विवाह, ठीक, क्योंकि अभी सरकार एक बिल पेश करने जा रही है जिसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रही है, शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रही है। ऐसी कंडीशन में ये घुमा के ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से, या लड़का और लड़की दोनों आपस में विवाह करना चाहते हैं परंतु समाज या परिवार उस विवाह के विरुद्ध है, फिर भी यह किस प्रकार की स्वतंत्रता, वो लड़की या लड़के किस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं। आगे मामला आता है, अगला प्रश्न जो बनता है, ये बना भी हुए कई बार, कि विदेश यात्रा करने से संबंधित जो वाद है, जो विदेश यात्रा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में फैसला दिया था, इसका नाम है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी वर्सेज भारत राज्य, भारत संघ, कुछ भी कह लीजिए। ये वाद आया था आई थिंक, हाँ 1978 में आया था, आई थिंक 1978 में ये वाद आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सरकार या कार्यपालिका, यानी सरकारी कार्यपालिका, सॉरी संसद या कार्यपालिका यानी सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, ठीक, यानी विदेश यात्रा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो यहां से हमारी बात अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त होते हैं। अब करने जा रहे हैं अनुच्छेद 21 का। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद
21 के बाद अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 का, की जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य यानी सरकारें जो हैं वो मुफ्त फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराएंगी। ठीक है, निःशुल्क मुफ्त। अब आइए, अब जो अगला प्रश्न बनता है अनुच्छेद 21 का कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। और इस संविधान संशोधन से न केवल अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया अपितु 3 जगह संशोधन हुए हैं, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21 का यानी मौलिक अधिकार में, दूसरा डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में जिसमें बच्चों की आयु को चेंज किया गया है 0 से 6 वर्ष, और यह आता है भाग 4, ये है भाग 3, और आगे करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों में ये आता है अनुच्छेद 51 का में, जो 10 मौलिक कर्तव्य थे आज कितने हो गए हैं, 11वां जोड़ा गया, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह है भाग 4 का, ये फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ है, भाग 4 का। हालांकि इतना ये सब हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ, तो इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था सन 2009। ये भी एक प्रश्न बना है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था, राजीव गांधी जी ने शुरू किया था सन 1986 में। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और 1986 इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में भौतिक ढांचे को यानी कि सीट्स हो, स्कूल में टाटपट्टी ना हो, सीट हो, अच्छा बोर्ड हो, भवन हो, इन सब चीजों को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई। तो ये हम जब भी ऑप्शन में आएगा इसे मारेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ध्यान रखेंगे 1986 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसी के एक साल बाद 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की। अगला देखते हैं, मिड डे मील योजना शुरू करने वाला पहला राज्य। ये मिड डे मील अभी थलाईवी पिक्चर आई है कंगना रनौत की, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो उसमें मिड डे मील योजना शुरू होती है। तो मिड डे मील योजना शुरू करने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु। कौन था, तमिलनाडु। ठीक, भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई पूरे भारत में, तो पहले पायलट स्तर पर, पायलट मतलब छोटे से इलाके को लिया जाता है और उस पर योजना को लागू किया जाता है, फिर उसके परिणामों को देखते हुए सरकार उसे बृहद क्षेत्र में या पूरे भारत में लागू करती है। तो पायलट स्तर पर इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 में। ठीक, और फिर पूरे भारत में इसकी शुरुआत मिड डे मील योजना की 2004 में की गई। कब की गई, 2004 में की गई। ठीक, ये याद रखेंगे। आगे चलेंगे, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ। ये अटल बिहारी सॉरी, एक चीज और रह गया मुझसे, मिड डे मील योजना कहाँ गई, अच्छा 2004 में। इस समय वर्तमान में अभी कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, पीएम पोषण। क्या कर दिया है, पीएम पोषण। ठीक, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। क्या नाम है, प्रधानमंत्री, पोषण को इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे POSHAN। चलिए, इसका अब पूरा नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना शिक्षा मंत्रालय के अधीन अब नई योजना है। मिड डे मील योजना का ही नाम बदल के अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जो कि आपके लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, सन 2001 में। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को सन 2010 तक शिक्षित कर ले जाना, ये चीजें थी। और आप लोगों ने वो गीत भी सुना था, स्कूल चले हम, उस टाइम पे।
इसका नारा भी था सर्व शिक्षा अभियान का, सब पढ़ें सब बढ़ें। खैर ये बात नहीं, आगे चलते हैं। और ये देखिए अनुच्छेद 21 तक, यानी कि हमने क्या किया, पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक उसे फिनिश कर लिया क्रमबद्ध रूप से, सारे के सारे फैक्ट कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, अनुच्छेद 19 से 21 तक, 19, 20, 21 का, और अभी 22 बचा है मेरा। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने अगले अनुच्छेद 21 का के पश्चात अनुच्छेद 22 पर, जिसमें कहा गया है निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। निरोध का मतलब रोक देना, किसी व्यक्ति को रोक देना, यानी इसमें दो प्रकार के, ध्यान रखिएगा, इसमें दो प्रकार के निवारक निरोध आते हैं। एक आता है निवारक निरोध, एक आता है दंड विषयक, और एक आता है निवारक निरोध। एक आता है दंड विषयक निरोध, एक आता है निवारक। ये बेसिकली है क्या कि इसमें जिस व्यक्ति ने अपराध स्वीकार कर लिया है उसको टाइप से सजा होगी। निवारक निरोध हो सकता है व्यक्ति अपराध करे भविष्य में, इससे पहले ही उसी को रोक देना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 के उपखंडों को हटाया गया, तो उस दौरान महबूबा मुफ्ती थी, अब्दुल्ला परिवार था, इन सबको निवारक हिरासत में लिया गया, यानी